तो इंडक्टिव इफेक्ट में हमने फर्स्ट टू एप्लीकेशंस कंप्लीट किए। एक तो हमने डिस्कस किया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन और सेकंड एप्लीकेशन में हमने डिस्कस किया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट। उसके कुछ क्वेश्चंस तो हमने डिस्कस किए, कुछ क्वेश्चंस असाइनमेंट है जो आपको ट्राई करने हैं। आगे मैं इन क्वेश्चंस के आंसर्स डिस्कस करूंगा। अब बात करते हैं थर्ड एप्लीकेशन की, और थर्ड एप्लीकेशन में मैं डिस्कस कर रहा हूँ कंपेरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। यस, ध्यान देना। थर्ड एप्लीकेशन में हमें बात करना है कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। और एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं एसिड बेस कंसेप्ट डिस्कस करना चाह रहा हूँ। आप ध्यान देना, आपने पढ़ा होगा, देखो एसिड बेस कंसेप्ट के लिए हमारे पास तीन तरह के कंसेप्ट हैं, तीन तरह की थियरी हमारे पास हैं। एक तो हम बात करते हैं अरेनियस कंसेप्ट, सेकेंड हम बात करते हैं ब्रोंस्टेल-लॉरी कंसेप्ट, और थर्ड हम बात करते हैं लुईस एसिड बेस कंसेप्ट। ध्यान दीजिएगा, एक तो एसिड बेस कंसेप्ट के लिए थियरी हमारे पास है अरेनियस कंसेप्ट, सेकंड इज ब्रोंस्टेल-लॉरी कंसेप्ट, थर्ड इज लुईस एसिड बेस कंसेप्ट। अब आप ध्यान देना, देखो अरेनियस कंसेप्ट की अगर बात की जाए तो अरेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग दोज कंपाउंड्स व्हिच डोनेट प्रोटॉन इन एक्वस मीडियम आर कॉल्ड एसिड्स, एंड अकॉर्डिंग टू अरेनियस कंसेप्ट दोज कंपाउंड्स व्हिच डोनेट हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस मीडियम आर कॉल्ड बेस। ये तो बात हो गई देखो अरेनियस एसिड बेस कंसेप्ट की, जो एसिड और बेस को डिफाइन करता है एक्वस मीडियम में, कि जो एक्वस मीडियम में प्रोटॉन डोनेट करेगा वो एसिड है, और जो एक्वस मीडियम में हाइड्रोक्साइड आयन डोनेट करेगा वो बेस है। उसके बाद में अगर बात की जाए ब्रोंस्टेल-लॉरी कंसेप्ट की, तो देखो ब्रोंस्टेल-लॉरी कंसेप्ट जो है वो प्रोटॉन एक्सचेंज थ्योरी पर काम करता है। अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेल-लॉरी कंसेप्ट दोज कंपाउंड्स व्हिच डोनेट प्रोटॉन आर कॉल्ड एसिड्स एंड दोज कंपाउंड्स व्हिच एक्सेप्ट प्रोटॉन आर कॉल्ड बेस। जो प्रोटॉन डोनेट करेगा वो एसिड है, और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वो बेस है, राइट। और अगर बात की जाए लुईस एसिड बेस कंसेप्ट की, तो लुईस एसिड बेस कंसेप्ट जो है वो लोन पेयर एक्सचेंज थ्योरी पर काम करता है। अकॉर्डिंग टू लुईस एसिड बेस कंसेप्ट दोज कंपाउंड्स व्हिच डोनेट लोन पेयर आर कॉल्ड बेस एंड दोज कंपाउंड्स व्हिच एक्सेप्ट लोन पेयर आर कॉल्ड एसिड्स। तो मैं रिपीट करता हूं, अरेनियस कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन एक्वस मीडियम donating those compounds donating proton in aqueous medium are called areneous acid, and those compounds which donate hydroxide ion in aqueous medium are called areneous base. ब्रोंस्टेल-लॉरी कंसेप्ट की अगर बात की जाए तो वो प्रोटॉन एक्सचेंज थ्योरी पर काम करता है। प्रोटॉन डोनर एसिड होगा और प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस होगा। और अगर बात की जाए लुईस एसिड बेस कंसेप्ट की, तो जो लोन पेयर एक्सचेंज थ्योरी पर काम करता है, लोन पेयर डोनर बेस और लोन पेयर एक्सेप्टर एसिड। अब आप ध्यान देना, देखो इन तीन में अगर बात की जाए तो अरेनियस कंसेप्ट में तो बहुत बड़ी लिमिटेशन की हम बात कर सकते हैं। देखो अरेनियस कंसेप्ट को तो हम वैसे ही आउट कर देते हैं, उसको मोस्टली यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अरेनियस कंसेप्ट जो है उसमें लिमिटेशन सबसे बड़ी है कि वो एसिड या बेस को डिफाइन करता है एक्वस मीडियम में। अब सारी रिएक्शंस एक्वस मीडियम हो ऐसा जरूरी तो नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर तो बहुत बड़ी लिमिटेशन है कि विदाउट एक्वस मीडियम अगर हमें एसिड या बेस को डिफाइन करना है तो फिर अरेनियस कंसेप्ट हम यूज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि तो बात ये करता है कि डोनेटिंग प्रोटॉन इन एक्वस मीडियम, डोनेटिंग हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस मीडियम, तो इसलिए उसको तो हमने आउट कर दिया है। अब हमारे पास दो मेन कैटेगराइजेशन है एसिड बेस के लिए, दो मेन कंसेप्ट्स हैं, दो मेन थ्योरी हैं, एक तो ब्रोंस्टेल-लॉरी कंसेप्ट और एक लुईस एसिड बेस कंसेप्ट। आप ध्यान देना, इन दोनों थ्योरी में से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो थ्योरी हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं ब्रोंस्टेल-लॉरी कंसेप्ट। आप सुनिएगा बात को, देखो अरेनियस कंसेप्ट की तो लिमिटेशन की वजह से हमने उसको आउट कर दिया है। अब हमारे पास दो कंसेप्ट्स बचते हैं, एक तो ब्रोंस्टेल-लॉरी कंसेप्ट और एक हम बात करते हैं लुईस एसिड बेस कंसेप्ट। देखो ब्रोंस्टेल-लॉरी कंसेप्ट की अगर बात की जाए तो इसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं कि प्रोटॉन डोनर इज एसिड एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर इज बेस। जो प्रोटॉन डोनेट करेगा वो एसिड है
और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वो बेस है। और अगर बात की जाए लुईस एसिड बेस कंसेप्ट की, देखो इसका मतलब ये किस कंसेप्ट पे काम कर रहा है, प्रोटॉन एक्सचेंज थ्योरी पे काम कर रहा है। और लुईस एसिड बेस कंसेप्ट की अगर बात की जाए तो ये कंसेप्ट काम करता है लोन पेयर एक्सचेंज थ्योरी पर। इसके अकॉर्डिंग लोन पेयर एक्सेप्टर इज एसिड एंड लोन पेयर डोनर इज बेस। जो लोन पेयर एक्सेप्टर होगा वो तो एसिड होगा और जो लोन पेयर डोनर होगा वो बेस होगा। अब मैंने आपसे ये कहा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन दो कंसेप्ट्स में से जो कंसेप्ट हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं ब्रोंस्टन-लोरी कंसेप्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जो कंसेप्ट हमने एडॉप्ट किया है दैट इज ब्रोंस्टन-लोरी कंसेप्ट। क्वेश्चन है, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लुईस एसिड बेस कंसेप्ट को एडॉप्ट क्यों नहीं किया है? उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली क्या, देखो लुईस एसिड बेस कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो लुईस एसिड बेस कंसेप्ट जो है वो काम करता है लोन पेयर एक्सचेंज थ्योरी पर। मतलब इसके अकॉर्डिंग जो लोन पेयर डोनर होगा वो बेस होगा और जो लोन पेयर एक्सेप्टर होगा वो एसिड होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लोन पेयर डोनर और लोन पेयर एक्सेप्टर के लिए, ध्यान देना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लोन पेयर डोनर और लोन पेयर एक्सेप्टर के लिए हमारे पास अपनी अलग से टर्मिनोलॉजी है। और वो टर्मिनोलॉजी हम क्या यूज करते हैं, लोन पेयर डोनर और लोन पेयर एक्सेप्टर के लिए जो टर्मिनोलॉजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बात करते हैं लोन पेयर डोनर विल बी कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल एंड लोन पेयर एक्सेप्टर विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। अब एक बात सोचिए, अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बात समझना, अगर हम बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम बात करें कि जो लोन पेयर डोनर है दैट इज न्यूक्लियोफाइल एंड लोन पेयर एक्सेप्टर दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। बात समझना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने आपसे कहा कि लोन पेयर डोनर और लोन पेयर एक्सेप्टर के लिए हमारे पास अपनी अलग टर्मिनोलॉजी है। हम ये कहते हैं कि जो लोन पेयर डोनर होता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है और जो लोन पेयर एक्सेप्टर होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। अब एक बात सोचिए, अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लोन पेयर डोनर को न्यूक्लियोफाइल और लोन पेयर एक्सेप्टर को इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे तो क्वेश्चन है, लुईस एसिड बेस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो लोन पेयर डोनर है वो तो बेस है और जो लोन पेयर एक्सेप्टर है वो एसिड है। फिर तो आप सोचिए, अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड बेस को डिफाइन करने के लिए, बात समझना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम एसिड बेस को डिफाइन करने के लिए लुईस एसिड बेस कंसेप्ट का यूज करेंगे तो फिर तो लुईस एसिड बेस कंसेप्ट को अगर हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज किया तो हमें बेस किसे कहना होगा, लोन पेयर डोनर को। और अगर मैं लोन पेयर डोनर को बेस कहूंगा और हम ये कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लोन पेयर डोनर को न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं तो फिर तो बेस और न्यूक्लियोफाइल में तो कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा। फिर बेस और न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस कहाँ रहा। इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि मैंने अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लुईस एसिड बेस कंसेप्ट को अडॉप्ट करते हैं फॉर टू डिफाइन एसिड एंड बेस, तो इसके अकॉर्डिंग जो लोन पेयर एक्सेप्टर है वो एसिड है, जबकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कह रहे हैं कि जो लोन पेयर एक्सेप्टर होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो फिर एसिड और इलेक्ट्रोफाइल में मैं डिफरेंशिएट कैसे करूंगा? अगर मैंने इसी कंसेप्ट को, इस लुईस एसिड बेस कंसेप्ट को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अडॉप्ट किया होता तो फिर एसिड और इलेक्ट्रोफाइल को हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। इसी तरह से न्यूक्लियोफाइल और बेस को हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते क्योंकि लोन पेयर डोनर इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बेस है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लोन पेयर डोनर को न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। तो बेस और न्यूक्लियोफाइल में तो कोई डिफरेंस ही नहीं बचता। इसीलिए देखो, बेस एंड न्यूक्लियोफाइल में, इलेक्ट्रोफाइल और एसिड में, दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए जो कंसेप्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड बेस का यूज होता है वो यूज होता है ब्रोंस्टन-लोरी कंसेप्ट। क्योंकि देखो, ब्रोंस्टन-लोरी कंसेप्ट की अगर बात की जाए, समझना बात को, ब्रोंस्टन-लोरी कंसेप्ट बात करता है प्रोटॉन एक्सचेंज थ्योरी पर
इसके अकॉर्डिंग तो हम बात करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अगर आप सोचिए, अगर मैं इस कंसेप्ट को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करता हूं, अगर मैं इस कंसेप्ट को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करता हूं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं किसी भी कंपाउंड को एसिड तब कहूंगा जब वो प्रोटॉन डोनेट करेगा, और बेस तब कहूंगा जब वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। तो इस तरह से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस कंसेप्ट को यूज करके एसिड बेस और इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? आप समझे देखो इस चीज को। जैसे मान लेते हैं हमारे पास हमारे पास ये कार्बेटाइन है, और ये कोई ग्रुप है जो अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है इस डेफिशिएंट कार्बन को बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। ध्यान देना, सपोज दिस ग्रुप G is donating its lone pair to this electron deficient carbon for bond formation। अब एक बात सोचिए, अगर ये अपना लोन पेयर डोनेट करके बॉन्ड बना रहा है, तो हमने कहा भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो लोन पेयर डोनर होगा वो क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा। तो मैं कहूंगा भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये क्या होना चाहिए? इट शुड बी न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है। अब आप सोचिए, अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड बेस को डिफाइन करने के लिए लुईस एसिड बेस कंसेप्ट यूज करूंगा, तो फिर लुईस एसिड बेस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग तो जो लोन पेयर डोनर है वो बेस है। इसका मतलब तो फिर लुईस एसिड बेस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये क्या होना चाहिए? बेस होना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? तो फिर न्यूक्लियोफाइल और बेस में डिफरेंस कहाँ रहा? फिर तो न्यूक्लियोफाइल और बेस में कोई डिफरेंस ही नहीं रहा। जबकि अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ब्रोंसलरी कंसेप्ट को यूज करता हूं, तो अब जरा ध्यान देना, हमने कहा जो प्रोटॉन डोनर है वो एसिड है और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है वो बेस है। जरा समझना, मान लेते हैं अब यहां पर कोई ग्रुप G है, मान लेते हैं यहां पर अब कोई मॉलिक्यूल G है, फिर से वही मॉलिक्यूल में G ले रहा हूं, और ध्यान दें अगर ये G, ध्यान देना, अगर ये G प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इफ दिस G इज एक्सेप्टिंग प्रोटॉन, तो हम इसे बेस कहेंगे। बात समझना, अगर ये G प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो हम इसे बेस कहेंगे। बोले प्रोटॉन एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है? प्रोटॉन एक्सेप्ट करने का मतलब है प्रोटॉन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करना। अब आप सोचिए, ये मॉलिक्यूल अगर प्रोटॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की। क्या इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट में प्रोटॉन कुछ हेल्प कर पाएगा क्या? आंसर है नो, प्रोटॉन तो हेल्प नहीं कर पाएगा। तो बॉन्ड बनाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन किसे देने होंगे? इस मॉलिक्यूल G को। इसका मतलब ये G अगर प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो इट इज ओनली पॉसिबल इफ इट इज डोनेटिंग इट्स लोन पेयर। क्या बात समझ में आ रही है? इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जब कोई मॉलिक्यूल प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो अंडरस्टूड है वो अपना लोन पेयर डोनेट भी करेगा, क्योंकि लोन पेयर डोनेट करके ही प्रोटॉन एक्सेप्ट कर पाएगा। क्योंकि प्रोटॉन एक्सेप्ट करने का मतलब है प्रोटॉन के साथ बॉन्ड बनाना, और प्रोटॉन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, और उन 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट में प्रोटॉन कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, प्रोटॉन कोई इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं। तो मतलब दोनों ही इलेक्ट्रॉन किसे कंट्रीब्यूट करने होंगे? G को। और आप सोचिए, G अगर इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो आप कह सकते हैं if the molecule G is accepting proton, that means it is donating lone pair। अब पॉइंट ये आता है कि अगर ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो फिर तो मैं कहूंगा कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करने का मतलब हम इसे क्या कहें? बेस कहें। प्रोटॉन एक्सेप्ट करने का मतलब हम इसे क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। लेकिन अब पॉइंट ये आता है कि अगर ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, और हमने कहा भी जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है ब्रोंसलरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग वो बेस है, तो ये बात तो समझ में आ गई कि नाउ दिस मॉलिक्यूल विल बी कॉल्ड बेस सिंस इट इज एक्सेप्टिंग प्रोटॉन। लेकिन जैसा कि हम बात करें कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करने का मतलब है कि ये अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो हमने कहा भाई जो लोन पेयर डोनर होगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा। तो फिर तो अगर मैं इसे बेस कह रहा हूं, तो फिर तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग मैं इसको न्यूक्लियोफाइल भी कहूंगा। तो फिर तो यहां भी प्रॉब्लम होगी कि न्यूक्लियोफाइल और बेस में तो कोई डिफरेंस ही नहीं रहा। जैसा कि यहां पर मैंने कहा कि ये अगर अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो जो लोन पेयर डोनर है वो क्या है? बेस है। और जो लोन पेयर डोनर होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग वो न्यूक्लियोफाइल है। तो मैंने कहा यही मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल भी है और यही मॉलिक्यूल बेस भी है। मैं यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में न्यूक्लियोफाइल और बेस को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्रॉब्लम यहाँ भी तो है, क्योंकि अगर ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो ठीक है, प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस है, लेकिन प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के लिए ये अपना लोन पेयर डोनेट भी तो कर रहा है। तो अगर ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो क्या मैं फिर इसे न्यूक्लियोफाइल भी कहूँ क्या? लोन पेयर डोनेट करने के अकॉर्डिंग क्या मैं इसे न्यूक्लियोफाइल भी कहूँ क्या? आप ध्यान देना, न्यूक्लियोफाइल हम इसे नहीं कहेंगे।
क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ध्यान देना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बात सही है कि जो लोन पेयर डोनर है वो न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड बेस कंसेप्ट में हमने ब्रोंसलोरी एसिड बेस कंसेप्ट को यूज किया है, तो इसमें फिर हम बात करते हैं कि अगर कोई मॉलिक्यूल अपना लोन पेयर डोनेट करता है और वो अगर अपना लोन पेयर प्रोटॉन को डोनेट करता है, तो इसका मतलब अगर किसी मॉलिक्यूल ने अपना लोन पेयर प्रोटॉन को डोनेट किया है, मतलब उसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है, तो उस कंडीशन में हम उसे कहेंगे बेस। लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल, अब ध्यान देना, इफ एनी मॉलिक्यूल इज डोनेटिंग इट्स लोन पेयर, if any molecule is donating its lone pair to a deficient atom other than proton, सुनिएगा इस बात को, if any molecule is donating its lone pair to a deficient atom other than proton, then it will be called nucleophile। उस केस में फिर हम इसे न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। तो अब आप ध्यान देना, फिर तो यहां पर अब मैं कह सकता हूं कि ये टर्म एकदम, अब यहां पर ये डिफरेंशिएट हो चुका है कि इस मॉलिक्यूल को मैं बेस कब कहूंगा और न्यूक्लियोफाइल कब कहूंगा। तो मैं किसी भी लोन पेयर डोनर को बेस तब कहूंगा जब वो अपना लोन पेयर किसे डोनेट करे, प्रोटॉन को डोनेट करे, क्योंकि अगर उसने अपना लोन पेयर प्रोटॉन को डोनेट किया है तो इसका मतलब वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, और अगर वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो प्रोटॉन एक्सेप्टर ब्रोंसलोरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम उसे क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, अब समझना बात को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये प्रोसेस चल रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मान लेते हैं कोई मॉलिक्यूल जी है जो अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है। अब आपसे पूछा जाए भाई मॉलिक्यूल जी अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं ऐसे क्या कहूँ, क्योंकि लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो लोन पेयर डोनेट करने को तो हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो हम कहेंगे भाई ये लोन पेयर डोनेट तो कर रहा है, लेकिन आप ये बताओ कि इसने अपना लोन पेयर डोनेट किसे किया, ये अपना लोन पेयर डोनेट करके किसके साथ बॉन्ड बना रहा है। तो अगर ये अपना लोन पेयर प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है तो फिर हम इसे बेस कहेंगे, और अगर ये अपना लोन पेयर किसी डेफिशिएंट एटम को डोनेट कर रहा है अदर देन प्रोटॉन, तो फिर हम इसे क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल। दिस इज हाउ इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी डिफरेंशिएट द टर्म बेस एंड न्यूक्लियोफाइल। क्या बात क्लियर हो रही है? जबकि इस तरह का डिफरेंशिएशन उस कंडीशन में पॉसिबल नहीं होगा जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लुईस एसिड बेस कंसेप्ट को यूज करेंगे, क्योंकि लुईस एसिड बेस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग लोन पेयर डोनर बेस है। ध्यान देना, लोन पेयर डोनर बेस है। अब एक पॉइंट ये आता है कि यहां पर अगर प्रोटॉन एक्सेप्ट करना बेसिक नेचर है, तो जब प्रोटॉन एक्सेप्ट किया जा रहा है तब भी तो लोन पेयर डोनेट किया जा रहा है। बात समझना, जब प्रोटॉन एक्सेप्ट किया जा रहा है तब भी तो लोन पेयर डोनेट किया जा रहा है, और यहां पर हमने कहा भाई लोन पेयर डोनर बेस है। तो क्वेश्चन है इस बेस में और इस बेस में क्या डिफरेंस है। तो यहां पर दोनों बेस में क्या डिफरेंस होगा, इस केस में कोई डाउट नहीं है कि जब प्रोटॉन एक्सेप्ट किया जाएगा तब भी लोन पेयर डोनेट किया जाएगा। तो इस केस में भी आप कह सकते हैं कि बेस विल डोनेट लोन पेयर। ध्यान देना, इस केस में भी आप कह सकते हैं बेस विल डोनेट लोन पेयर, लेकिन यहां पर फिक्स है कि बेस विल ऑलवेज डोनेट इट्स लोन पेयर टू प्रोटॉन। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जब भी कोई लोन पेयर डोनर अपना लोन पेयर प्रोटॉन को डोनेट करेगा तभी हम उसे ब्रोंसलोरी बेस कहेंगे। लेकिन यहां पर लोन पेयर डोनर इज बेस, दैट्स इट। लोन पेयर किसे डोनेट करना है वो फिक्स नहीं है। लोन पेयर डोनर विल बी कॉल्ड बेस, और लोन पेयर वो डोनेट किसे करेगा, एनी डेफिशिएंट एटम। किसी भी अगर एटम को लोन पेयर डोनेट किया जा रहा है तो हम ब्रोंसलोरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग उसे बेस कहेंगे। लेकिन यहाँ पर किसी भी एटम की कंडीशन नहीं है, यहाँ पर फिक्स है कि लोन पेयर डोनेट किसको करना है, प्रोटॉन को डोनेट करना है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, और ये रीजन है देखो, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर डोनर इज बेस, चाहे वो लोन पेयर किसी को भी डोनेट किया जाए हम उसे बेस कहेंगे। इसीलिए मैंने कहा भाई ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है, यस डोनेट कर रहा है, किसको डोनेट कर रहा है, कार्बोटाइन को। तो बोले अगर ये अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो हम इसे बेस कह सकते हैं कि यस, क्योंकि लोन पेयर डोनर, अगर मैं लुईस एसिड बेस कंसेप्ट की बात करूं तो इसके अकॉर्डिंग लोन पेयर डोनर विल बी कॉल्ड बेस। अब वो लोन पेयर किसे डोनेट करेगा उसकी कोई कंडीशन नहीं है, इट कैन डोनेट इट्स लोन पेयर टू एनी एटम, तो हम इसके अकॉर्डिंग इसे बेस कहेंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लोन पेयर डोनर को न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, तो हम इसे न्यूक्लियोफाइल भी कहेंगे। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लुईस एसिड बेस कंसेप्ट को यूज करता हूँ तो प्रॉब्लम ये होगी कि बेस और न्यूक्लियोफाइल टर्म्स को हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से इलेक्ट्रोफाइल और एसिड टर्म्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैंने ब्रोंसलोरी कंसेप्ट को अगर यूज किया है तो इसलिए क्योंकि ब्रोंसलोरी कंसेप्ट को यूज करने के टाइम पर मैं आसानी से एसिड बेस
और न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल को डिफ्रेंशिएट कर पाऊंगा। अल्टीमेटली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने ब्रोंसलरी कंसेप्ट को क्यों यूज किया एसिड बेस को डिफाइन करने के लिए समझ में आया, ताकि हम इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और एसिड बेस टर्म्स को आसानी से डिफ्रेंशिएट कर पाएं। तो फाइनली अब मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने ब्रोंसलरी कंसेप्ट को यूज किया है एसिड बेस को डिफाइन करने के लिए, और इसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं कि व्हेन अ मॉलिक्यूल इज डोनेटिंग इट्स लोन पेयर, when a molecule is donating its lone pair to a proton, then it will be called base. And if a molecule is donating its lone pair to a deficient atom other than proton, then it will be called nucleophile. तो इस तरह से हम न्यूक्लियोफाइल और बेस को डिफ्रेंशिएट करते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब प्रोटॉन एक्सचेंज होगा, मतलब प्रोटॉन डोनेट किया जाएगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट किया जाएगा, तो उसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम एसिड बेस कैटेगरी में रखेंगे। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने एसिड बेस को किस थ्योरी से डिफाइन किया है, ब्रोंसलरी कंसेप्ट से डिफाइन किया है। ये बात क्लियर होगी। तो ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2 में भी हम इसका यूज करेंगे एसिड बेस का। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी एसिड बेस की बात होगी, बाय डिफॉल्ट ये आपको क्लियर होना चाहिए, अंडरस्टूड है कि हम किस कंसेप्ट को यूज कर रहे होंगे, ब्रोंसलरी कंसेप्ट को यूज कर रहे होंगे। तो अब क्योंकि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ब्रोंसलरी कंसेप्ट को यूज करना होता है, तो जब मैं यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन की बात करूंगा, तो कंपैरिजन में मैं किस कंसेप्ट को यूज करूंगा, ब्रोंसलरी कंसेप्ट को ही यूज करूंगा। तो चलिए अब कुछ ब्रोंसलरी कंसेप्ट से रिलेटेड पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद में इस एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे। ध्यान देना। देखो, ब्रोंसलरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए, तो द कंपाउंड विच इज डोनेटिंग प्रोटॉन विल बी कॉल्ड एसिड। इसके लिए पहला पॉइंट अगर हम बात करें, तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो जाएगा, प्रोटॉन डोनर इज एसिड एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर will be called base। ये बात समझ में आ रही है। जो प्रोटॉन डोनेट करेगा, मतलब जो H+ रिलीज करेगा, वो तो जाएगा एसिड, और जो H+ एक्सेप्ट करेगा वो हो जाएगा बेस। अब आप देखो, अगर ये एसिड बेस को डिफाइन करने का कंसेप्ट है, तो क्या मैं कह सकता हूँ फिर तो मोर द टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन, मोर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ। मोर द टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन, मोर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ। और बेस के लिए आप कह सकते हैं more the tendency to accept proton, more will be the base strength। मतलब ये हम कह सकते हैं acidic strength will be directly proportional to proton donating tendency। acidic strength will be directly proportional to proton donating tendency। और यहां पर हम कह सकते हैं base strength will be directly proportional to proton accepting tendency। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। देखो, ये तो बात हो गई इसमें पॉइंट नंबर 1 की। ब्रोंसलरी कंसेप्ट के लिए पॉइंट नंबर 2 की अगर बात की जाए, तो ऐसा आपने पढ़ा होगा, इन केस ऑफ ब्रोंसलरी कंसेप्ट, व्हेन एन एसिड इज डोनेटिंग प्रोटॉन, आफ्टर सेपरेशन ऑफ प्रोटॉन, इट्स रिमेनिंग पार्ट ऑलवेज बिहेव्स एज अ बेस। सुनिएगा इस बात को। सेकेंड पॉइंट,
समझना बात को। When an acid is donating proton, when an acid is donating proton, after separation of proton, remaining part always behaves as a base. इस बात को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको क्लियर करता हूं। देखो मान लेते हैं ये हमारे पास एक एसिड है। अब मैंने आपसे कहा कि जब भी कोई एसिड ब्रोंस्टेलर कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जब भी कोई एसिड प्रोटॉन डोनेट करेगा तो प्रोटॉन डोनेट करने के बाद में उसका जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो हमेशा एज अ बेस बिहेव करेगा। अब कैसे देखो हमने कहा कि एसिड जब प्रोटॉन डोनेट करेगा तो प्रोटॉन डोनेट करने का मतलब समझ में आ रहा है। प्रोटॉन डोनेट करने का मतलब है सेपरेशन ऑफ H इन द फॉर्म ऑफ H+। तो अगर हम ये बात कर रहे हैं कि ये एसिड है, ध्यान देना, अगर हम बात करें कि दिस कंपाउंड इज एन एसिड, अगर ये एसिड है तो इट विल डोनेट प्रोटॉन, और प्रोटॉन डोनेट करने का मतलब है सेपरेशन ऑफ दिस हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ H+। अब आप सोचिए ये हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में कब सेपरेट होगा? क्या मैं कह सकता हूं कोई भी न्यूट्रल एटम प्लस चार्ज के साथ तब सेपरेट होगा जब ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। या आप कह सकते हैं कि कोई भी न्यूट्रल एटम चार्ज कब बनेगा? जब या तो इलेक्ट्रॉन गेन करे या इलेक्ट्रॉन लूज करे। ऑन लूजिंग इलेक्ट्रॉन इट विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड ऑन गेनिंग इलेक्ट्रॉन इट विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज। अब अगर हम कह रहे हैं कि यहां से H का सेपरेशन किस फॉर्म में होना चाहिए? H+ के फॉर्म में, क्योंकि H+ को ही तो प्रोटॉन कहोगे ना। तो ये H+ कब बनेगा? जब ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। मतलब यहां पर हम बात कर सकते हैं कि अगर ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान देना, अगर इस कोवेलेंट बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स A के पास ट्रांसफर हो जाएं, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स अगर A के पास ट्रांसफर हो जाएं, तो आप कह सकते हैं हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट हुआ था, अगर वो इलेक्ट्रॉन भी A के पास ट्रांसफर हो जाए तो हाइड्रोजन विल लूज इट्स वन इलेक्ट्रॉन एंड ऑन लूजिंग इलेक्ट्रॉन इट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर इस बॉन्ड के ब्रेक होने में इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग अगर टुवर्ड्स A होती है तो फिर तो A विल गेन इलेक्ट्रॉन एंड H विल लूज इलेक्ट्रॉन। आप जरा देखो, अगर ये इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग टुवर्ड्स A है तो H ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया एंड न्यूट्रल एटम ऑन लूजिंग इलेक्ट्रॉन विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड। और आप कह सकते हैं A इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन क्योंकि इस कोवेलेंट बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। और क्या मैं बात कर सकता हूं कोवेलेंट बॉन्ड का कांसेप्ट क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड का कांसेप्ट ये होता है कि द बॉन्ड हैज बीन फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं बात करूं कोवेलेंट बॉन्ड की तो इस बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो दो इलेक्ट्रॉन्स आप किसके कहेंगे? आर दीज टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ A, टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ H और वन ऑफ ईच। तो कोवेलेंट बॉन्ड के कांसेप्ट के अकॉर्डिंग तो हम कहेंगे वन ऑफ ईच। तो अगर H का एक इलेक्ट्रॉन है और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में अगर उसका इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया तो बनेगा पॉजिटिव। और A का भी एक इलेक्ट्रॉन था लेकिन बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में देखो A को अपना इलेक्ट्रॉन तो मिला ही है, लेकिन H वाला इलेक्ट्रॉन भी अगर A के पास ट्रांसफर हुआ मतलब A इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रल एटम ऑन गेनिंग इलेक्ट्रॉन विल बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड। तो यहां पर A हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज्ड। ये बात समझ में आ रही है? तो अब आप कह सकते हैं कि ये प्रोसेस अगर इस तरह से हुआ मतलब इस मॉलिक्यूल ने यहां से H को रिलीज किया है किस फॉर्म में? H+ के फॉर्म में। और जो H+ रिलीज करेगा या आप कह सकते हैं जो H+ डोनेट करेगा वो एसिड है। और मैंने आपसे ये कहा, देखो पॉइंट नंबर 2 में मैंने आपसे ये कहा कि व्हेन एन एसिड इज डोनेटिंग प्रोटॉन, जब कोई एसिड प्रोटॉन डोनेट करता है तो H+ सेपरेशन के बाद में उसका जो रिमेनिंग पार्ट होता है, H+ सेपरेशन के बाद में उसका जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है? बेस की तरह बिहेव करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये एसिड प्रोटॉन रिलीज करेगा तो इस H+ सेपरेशन के बाद में इसका जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो रिमेनिंग पार्ट किसकी तरह बिहेव करेगा? इट विल बिहेव एज अ बेस। ये बात समझ में आ रही है? अब एक पॉइंट ये आता है कि क्या ये कंपलसरी है? यस, इट इज कंपलसरी। ब्रोंस्टेलर कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जब कोई एसिड प्रोटॉन रिलीज करता है तो H+ सेपरेशन के बाद में जब कोई एसिड H+ रिलीज करता है तो H+ सेपरेशन के बाद में उसका जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो रिमेनिंग पार्ट हमेशा किसकी तरह बिहेव करता है? बेस की तरह बिहेव करता है। उसका रीजन आप सोचिए क्यों। अब एक बात बताओ, अगर यहां से H+ के फॉर्म में रिलीज हुआ है मतलब H ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो क्या मैं कह सकता हूं अगर ये H यहां से H+ के फॉर्म में रिलीज होगा तो बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां ट्रांसफर होंगे? H के पास या रिमेनिंग पार्ट में। तो अगर ये H+ के फॉर्म में रिलीज हो रहा है मतलब ये तो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मतलब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? रिमेनिंग पार्ट में जाएंगे। और अगर इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग पार्ट में जाएंगे
तो क्या मैं कह सकता हूं फिर तो रिमेनिंग पार्ट में वो किस फॉर्म में जाएंगे, लोन पेयर के फॉर्म में। मतलब ये हम कह सकते हैं आफ्टर सेपरेशन ऑफ प्रोटॉन रिमेनिंग पार्ट विल हैव लोन पेयर। क्या मैं कह सकता हूं H+ के सेपरेशन के बाद में पक्का रिमेनिंग पार्ट के पास लोन पेयर होगा। क्यों होगा लोन पेयर, क्योंकि H अगर सेपरेट हुआ होगा मतलब बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, बॉन्ड अगर ब्रेक हुआ होगा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां गए होंगे, H के पास या रिमेनिंग पार्ट में। तो H तो इलेक्ट्रॉन लूज करके सेपरेट हो रहा है क्योंकि वो तो H+ के फॉर्म में सेपरेट हो रहा है, तो मतलब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां गए होंगे, रिमेनिंग पार्ट में। और रिमेनिंग पार्ट में किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, लोन पेयर के फॉर्म में। मतलब हम ये कह सकते हैं आफ्टर सेपरेशन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम एन एसिड रिमेनिंग पार्ट विल हैव लोन पेयर। और आप सोचिए अगर रिमेनिंग पार्ट के पास लोन पेयर है तो फिर तो ये अपना लोन पेयर यूज कर सकता है, ये अपना लोन पेयर कंट्रीब्यूट कर सकता है इस प्रोटॉन को रीएक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के लिए भी तो लोन पेयर चाहिए ना। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? आप सोचिए मान लो हम ये कहते हैं कि ये एक बेस है और ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। भाई अगर ये बेस है तो मतलब पक्का प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। अगर हम इसे ब्रोंस्टेनोरी बेस कहते हैं मतलब इफ इट इज ब्रोंस्टेनोरी बेस इट विल डेफिनेटली एक्सेप्ट प्रोटॉन। अब प्रोटॉन एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है, देखो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने का मतलब है प्रोटॉन के साथ बॉन्ड बनाना, इस H+ के साथ बॉन्ड बनाना। अब बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। क्या 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट में H+ कुछ हेल्प कर पाएगा क्या, नो। H+ के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं। मतलब इस बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जो 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है वो किससे फुलफिल करनी होगी, इस G को। मतलब ये हुआ कि अगर इसे इस प्रोटॉन के साथ बॉन्ड बनाना है तो इसके लिए पहले ये कंपलसरी होगा कि इसके पास लोन पेयर होना चाहिए, क्योंकि अगर इसके पास लोन पेयर है तभी तो ये अपना लोन पेयर कंट्रीब्यूट करके H+ के साथ बॉन्ड बनाएगा, H+ को एक्सेप्ट करेगा। तो क्या बात समझ में आ रही है? इसका मतलब आप कह सकते हैं कि टू एक्सेप्ट प्रोटॉन प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इज मस्ट। प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के लिए लोन पेयर होना जरूरी है, क्योंकि लोन पेयर अगर है तभी तो वो इस लोन पेयर को कंट्रीब्यूट करके इस H+ को एक्सेप्ट कर पाएगा, इसके साथ बॉन्ड बना पाएगा। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के लिए अगर लोन पेयर की रिक्वायरमेंट है तो फिर तो इस रिमेनिंग पार्ट के पास लोन पेयर होगा। क्या मैं कह सकता हूँ रिमेनिंग पार्ट के पास डेफिनेटली लोन पेयर होगा। वो लोन पेयर कहां से आएगा, जब बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, जब H+ के फॉर्म में सेपरेट हुआ होगा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स दोनों कहां गए होंगे, रिमेनिंग पार्ट में। और दोनों इलेक्ट्रॉन्स अगर रिमेनिंग पार्ट में है तो रिमेनिंग पार्ट विल डेफिनेटली हैव लोन पेयर आफ्टर सेपरेशन ऑफ प्रोटॉन, एंड इफ इट इज हैविंग लोन पेयर इट कैन कंट्रीब्यूट इट्स लोन पेयर टू एक्सेप्ट प्रोटॉन। और ये अगर प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है तो जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वही क्या होगा, बेस होगा। तो इस तरह से हमने इस बात को यहां पर प्रूव किया कि इफ एन एसिड इज डोनेटिंग प्रोटॉन आफ्टर सेपरेशन ऑफ प्रोटॉन इट्स रिमेनिंग पार्ट बिहेव्स एज अ बेस। और आप सोचिए ये अगर एज अ बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, ये जब एज अ बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो क्या होगा, वापस Ha बनेगा ना। मतलब यहां से प्रोसेस क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तभी तो हम बात करते हैं ब्रोंस्टेन-लोरी एसिड बेस रिएक्शंस आर रिवर्सिबल। तभी तो हम बात करते हैं ब्रोंस्टेन-लोरी एसिड बेस रिएक्शंस आर रिवर्सिबल। तो ये अगर एसिड है तो इसका जो H+ सेपरेशन के बाद में रिमेनिंग पार्ट होगा वो किसकी तरफ बिहेव करेगा, बेस की तरफ। अच्छा आपने ये भी पढ़ा होगा, सुनिए पॉइंट नंबर 3। ये तो मैंने डिस्कस किया पॉइंट नंबर 2। अब मैं बात कर रहा हूं पॉइंट नंबर 3। ध्यान देना पॉइंट नंबर 3 में आपने ब्रोंस्टेन-लोरी कंसेप्ट के ये कंसेप्ट भी पढ़ा होगा, ये पॉइंट भी आपने पढ़ा होगा। अ पेयर ऑफ एसिड एंड बेस, ध्यान देना, अ पेयर ऑफ एसिड एंड बेस हैविंग डिफरेंस ऑफ वन प्रोटॉन इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ये कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा ब्रोंस्टेन-लोरी के लिए कि ब्रोंस्टेन-लोरी कंसेप्ट में एक एसिड और बेस में अगर एक प्रोटॉन का डिफरेंस है तो उसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। इसका मतलब यहां पर हम बात कर सकते हैं कि ये अगर एसिड है और ये अगर बेस है
तो हम कह सकते हैं इस एसिड और बेस में एक प्रोटॉन का डिफरेंस है, सो दिस एसिड बेस पेयर कैन बी कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इट इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस एसिड, या फिर आप कह सकते हैं कि इट इज कॉन्जुगेट एसिड ऑफ दिस बेस। बात समझ में आ रही है? मतलब आप देखो, अगर आपको एक एसिड दिया हुआ है और आपसे कहा जाए कि उसका कॉन्जुगेट बेस बनाना है, तो क्या करोगे? H+ को रिमूव कर दो। अगर आपको एक एसिड दिया है और अगर आपको उसका कॉन्जुगेट बेस बनाना है, तो कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए क्या करोगे? H+ को रिमूव कर दो, क्योंकि H+ का एक प्रोटॉन का गैप आते क्या मिलेगा आपको? कॉन्जुगेट बेस मिल जाएगा। या अगर आपको कोई बेस दिया हुआ है, अगर आपको कोई बेस दिया हुआ है और आपसे अगर कहा जाए कि कॉन्जुगेट एसिड बनाना है, तो क्या करोगे? प्रोटॉन ऐड कर दोगे। अगर आपको बेस दिया हुआ है और आपसे कहा जाए कि आपको कॉन्जुगेट एसिड बनाना है, तो क्या करोगे? उस बेस में प्रोटॉन ऐड कर दोगे, तो उसका कॉन्जुगेट एसिड मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कंसेप्ट। एक एसिड और एक बेस में जब एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है, एसिड और बेस में जब एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है, तो उसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। और एक पॉइंट आपने ये भी पढ़ा होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक बेस होता है, या आप कह सकते हैं कि एसिड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उसका कॉन्जुगेट बेस उतना वीक होगा, मतलब इनवर्स रिलेशन होता है। ये भी पॉइंट है, इसमें ध्यान देना। ये तो पॉइंट नंबर 3 हुआ। एक एसिड और बेस में अगर एक प्रोटॉन का डिफरेंस है तो दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। और पॉइंट नंबर 4 में बात कर रहा था कि एसिड और बेस, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में आप कह सकते हैं कि एसिड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उसका कॉन्जुगेट बेस उतना वीक बेस होगा, या कह सकते हैं बेस जितना स्ट्रॉन्ग होगा उसका कॉन्जुगेट एसिड उतना वीक एसिड होगा। इनवर्स रिलेशन होता है, ध्यान दें। ये स्टेटमेंट भी आप दे सकते हैं, देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक कॉन्जुगेट बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक कॉन्जुगेट बेस, या कह सकते हैं कि एसिड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उसका कॉन्जुगेट बेस उतना वीक बेस होगा। बात समझना। देखो, अगर हम बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ की, तो एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए आप कह सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि एसिड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उसका कॉन्जुगेट बेस उतना वीक होगा। इनवर्स रिलेशन आ रहा है। अच्छा, आपने 11th पे पढ़ा होगा, क्या मैं कह सकता हूं एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka। होता है एसिडिक कोएफिशिएंट, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka। पढ़ा है आपने ऐसा? देखो, अगर हम कह रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक बेस होता है, तो इस बात को हम प्रूव कर सकते हैं। कैसे, जरा ध्यान देना। देखो, हम ये कहते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka। अच्छा, अगर इस एसिड बेस रिएक्शन के लिए Ka के लिए एक्सप्रेशन लिखना है, अगर आपको इस रिएक्शन के लिए Ka के लिए अगर आपको एक्सप्रेशन लिखना है, तो Ka के लिए एक्सप्रेशन क्या आएगा? क्या मैं बात कर सकता हूं इस रिएक्शन के लिए Ka के लिए एक्सप्रेशन क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव, कंसंट्रेशन ऑफ H+ अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Ha। देखो, ये आप सभी जानते हैं, 11th में आपने पढ़ा है। एसिडिक स्ट्रेंथ हम बात करते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka, और Ka के लिए अगर मैं इस रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन लिखना चाहूं, तो इट इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव, कंसंट्रेशन ऑफ H+ अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Ha। आप जरा ध्यान देना, क्या मैं कह सकता हूं फॉर द हायर वैल्यू ऑफ Ka, सुनिएगा बात को, फॉर द हायर वैल्यू ऑफ Ka, अगर हम चाहते हैं कि Ka की वैल्यू हाई हो, क्योंकि देखो Ka की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। ये बात समझ में आ रही है? क्या मैं कह सकता हूं फॉर द हायर वैल्यू ऑफ Ka, concentration of H negative, concentration of A negative and H positive should be high, and for the higher value of Ka, concentration of Ha should be low। क्या मैं कह सकता हूँ A नेगेटिव और H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी और Ha की कंसेंट्रेशन जितनी लो होगी, Ka की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, और Ka की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। अब आप समझे, इसका मतलब हम चाहते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होने के लिए A नेगेटिव और H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन हाई होनी चाहिए। और आप सोचिए, A नेगेटिव और H पॉजिटिव इनकी कंसेंट्रेशन हाई हो
क्या मैं कह सकता हूँ उसके लिए ये प्रोसेस फास्ट होना चाहिए, इट शुड बी फास्ट प्रोसेस, क्योंकि इस HA में जितना ज़्यादा आयोनाइजेशन होगा, जितना फास्ट आयोनाइजेशन होगा, ध्यान देना, इस HA में जितना फास्ट आयोनाइजेशन होगा उतना A नेगेटिव और H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आपको हाई मिलेगी। और आप ध्यान देना, अगर हम कह रहे हैं कि HA की कंसंट्रेशन लो होनी चाहिए, अगर HA की कंसंट्रेशन हम चाहते हैं लो होनी चाहिए, मतलब इस A नेगेटिव में H प्लस के साथ रिएक्ट करके बैकवर्ड जाने की टेंडेंसी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ये प्रोसेस क्या होना चाहिए, स्लो होना चाहिए। आप सोचिए, अगर फॉरवर्ड प्रोसेस फास्ट और बैकवर्ड प्रोसेस स्लो है, तो क्या मैं कह सकता हूं फॉरवर्ड प्रोसेस अगर फास्ट हुआ तो इनकी कंसंट्रेशन तो हो जाएगी हाई, और अगर बैकवर्ड प्रोसेस स्लो हुआ तो इसका मतलब इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी कम। और अगर ऐसा है तो फिर Ka की वैल्यू ज्यादा होगी, और अगर Ka की वैल्यू ज्यादा होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ये बात समझ में आ रही है? तो फिर तो हम बात कर सकते हैं, देखो इसका मतलब अब आप समझना, ये प्रोसेस अगर फास्ट है मतलब इस कंपाउंड में आयोनाइज होकर के H प्लस रिलीज करने की टेंडेंसी ज्यादा है, और अगर H प्लस रिलीज करने की टेंडेंसी ज्यादा है मतलब इसे हम कह सकते हैं इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर ये प्रोसेस फास्ट है, फॉरवर्ड प्रोसेस अगर फास्ट है मतलब इस मॉलिक्यूल में आयनाइज होकर H प्लस रिलीज करने की टेंडेंसी ज्यादा है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। और बात समझना, अगर बैकवर्ड प्रोसेस स्लो है, अगर हम कह रहे हैं कि बैकवर्ड प्रोसेस स्लो है मतलब इस आयन में H प्लस एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम है, इस प्रोटॉन के साथ में रिएक्ट करने की टेंडेंसी कम है। अगर इसके साथ में रिएक्ट करने की टेंडेंसी कम है तभी तो बैकवर्ड प्रोसेस स्लो है, और अगर इसकी प्रोटॉन के साथ में रिएक्ट करने की टेंडेंसी कम है मतलब आप कह सकते हैं प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम है, और अगर प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम है मतलब ये वीक बेस होगा। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं इट विल बी वीक कॉन्जुगेट बेस, मतलब एक स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक बेस होता है। सो स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक कॉन्जुगेट बेस। तो यहां पर अल्टीमेटली हम बात कर सकते हैं, देखो एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेस स्ट्रेंथ of conjugate base. Acidic strength is inversely proportional to base strength of conjugate base. मतलब ये आप कह सकते हैं कि एक strong acid का conjugate base weak base होता है। ये आप कह सकते हैं कि एक conjugate base जितना weak होगा, conjugate base जितना weak base होगा, उसका respective acid उतना ही strong acid होगा। ये inverse relation हमें मिलता है, और उसको मैंने आपको यहाँ से explain किया है कि acidic strength is directly proportional to Ka। और अगर मैं इसके लिए K के लिए एक्सप्रेशन लिखता हूं तो K के लिए इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HA। अब अगर हम चाहते हैं कि K की वैल्यू हाई हो, K की वैल्यू ज्यादा हो, तो K की वैल्यू हाई होने के लिए इनकी कंसंट्रेशन हाई होना चाहिए और इसकी कंसंट्रेशन लो होनी चाहिए, और इसकी कंसंट्रेशन हाई हो, ध्यान देना इनकी कंसंट्रेशन हाई कब होगी, जब फॉरवर्ड प्रोसेस फास्ट होगा, और इसकी कंसंट्रेशन लो कब होगी, जब बैकवर्ड प्रोसेस स्लो होगा। अब आप सोचिए, फॉरवर्ड प्रोसेस अगर फास्ट है मतलब इसमें H प्लस रिलीज करने की टेंडेंसी ज्यादा है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और बैकवर्ड प्रोसेस अगर स्लो है मतलब इसमें प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम है, और प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी अगर कम है मतलब ये वीक बेस होगा। तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक बेस होता है। इनवर्स रिलेशन, क्लियर बात ये है? तो ये कुछ ब्रोंसलोरी कंसेप्ट से रिलेटेड पॉइंट्स मैंने आपको बताया। अब इन पॉइंट्स को फिर रिलेट करते हुए हम एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे इसमें, और एप्लीकेशन में हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। क्लियर है बात ये? अब एसिडिक स्ट्रेंथ को हम इस ब्रोंसलोरी कंसेप्ट से कैसे रिलेट करते हुए कंपेयर करेंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे।